नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन की एक सीरीज चल रही है, क्योंकि आज से अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द आपके एग्जाम आने वाले हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, एसएससी जीडी का, एसएससी सीएसएल का एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम। इसके साथ ही बहुत जल्द आपका यूपी पेट का, लेखपाल का भी आयोजन होना है। तो इन सब एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम कम टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन इस सीरीज की तरह करेंगे। इसमें हम कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको बहुत डिटेल से पूरी स्टोरी के माध्यम से ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया गया है। अब आपको क्या करना है, बस कम टाइम में इसका रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम देखिए। और जो यूट्यूब के बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ी हैं या ऑनलाइन बैच में नहीं थे, तो आप देखिए क्या करिए, ये आपके लिए एक शॉर्ट रिवीजन के लिए तरह होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनको मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में से अगर 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे तो आप 8 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफलाइन बच्चों, आप सबके नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको नोट्स मिल जाएंगे। उन सारे नोट्स का मल्टीपल टाइम रिविजन करिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल क्वेश्चन, कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। कि भाई अभी टाइम है, ये मौका है, इस मौके को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। अगर आज आप सोचोगे कि तैयारी बंद करके 2 साल 4 साल बाद आप सोचोगे ना कि फिर से तैयारी को रीस्टार्ट कर दूँ, फिर से तैयारी करूँ, तो एक तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएगी कि आप फिर से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे आज मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कल पुलिस का मेरा एग्जाम हो जाए, उसके बाद मेहनत कर लूँगा, क्या फ़ायदा होगा। तो अभी मेहनत करनी है। ये समझो कि संघर्ष तो करना पड़ता है लाइफ में। आज आप 3 से 4 साल का संघर्ष कर लो, या ज़िंदगी में 30 से 40 साल संघर्ष करना चाहते हो, ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा। अगर आज आपने 3-4 साल संघर्ष कर लिया ना, तो एक जॉब लग जाएगी, तो समाज में आपकी फैमिली की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होगी। अगर जॉब नहीं लगती तो लाइफ तो हमें फिर भी सरवाइव करनी है ना, उसके लिए जीवन यापन तो करना है। जीवन यापन करने के लिए आपको आजीविका चाहिए, काम चाहिए। तो वो 30-40 साल आपको स्ट्रगल करना है कि अभी के 3-4 साल स्ट्रगल करना है। अभी आपको सोचना होगा कि हमें कैसा स्ट्रगल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जब उसने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखा, यहाँ के राजाओं को देखा, ये तो आपस में लड़ रहे, तो उसके मन में एक लालसा जगी कि भारत में क्या कर सकती है, राज्य का विस्तार कर सकती है। तो सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी युद्ध से बंगाल में अंग्रेज क्या हो गए, किंग्स मेकर की भूमिका में आ गए। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। बक्सर के युद्ध में क्या होते हैं, अंग्रेज पूर्णतः हैं, जीत जाते हैं। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होते हैं। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार मिल जाता है, अर्थात बंगाल में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था। द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व भी किया था। इलाहाबाद की संधि भी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इस तरीके से चलता रहता है। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। लेकिन कंपनी ने 2 व्यापारिक एकाधिकार नहीं समाप्त किया था। एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। इस पे कंपनी ने अपनी मोनोपोली बना के रखी थी। देखिए, कंपनी जो भी निर्णय लेती थी ना, अपने आर्थिक हित को ध्यान में रख के। हमें लगा कि कंपनी ने अपना व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन कंपनी का अब क्या हो गया था, कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना रह ही नहीं गया। कंपनी भारत में अपनी शासन व्यवस्था को, भारत में अपने राज्य विस्तार करना उसका मुख्य उद्देश्य हो गया था। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी ने अपनी व्यापारिक मोनोपोली को समाप्त किया था, लेकिन 2 मोनोपोली उसकी तब भी हुई थी। चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, दूसरा चीन के साथ व्यापार भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी।
इसके साथ साथ कंपनी के जो निजी अधिकारी थे उनको व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। जो कर्मचारी थे वो बाहर लेने पर रोक लगा दी गई और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जितने भी एक्ट है उनको हम पॉलिटी के क्लास में अच्छे से पढ़ाए। अगर आपने नहीं देखा तो पॉलिटी का भी अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसे कम टाइम में शॉर्ट रिविजन करा दूंगी, जिससे एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं 1846 में। 1846 में हार्डिंग ने पहली बार कहा कि सैन्य यातायात हेतु तो रेलवे के विकास की बात की जाए, क्योंकि अब 1800 में क्या हो रहा था, अलग अलग विद्रोह हो रहे थे। जैसे 1806 में आपका पहला सैन्य विद्रोह होता है। 1806 का पहला सैन्य विद्रोह कहाँ पे होता है, वेल्लोर। वेल्लोर का विद्रोह पहला सैन्य विद्रोह है। इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग विद्रोह होते हैं। अब अलग अलग विद्रोह का दमन करने के लिए इन्हें सेना की जरूरत थी। कभी उस सेना को यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता था। तो इनके मन में है कि अगर हम ट्रेन का विकास कर लें तो हमें सैन्य यातायात के लिए, सैन्य सामानों को भेजने के लिए आरामदायक हो जाएगी। बेशक ब्रिटिशर्स ने भारत में ट्रेन का विकास किया था। पहली ट्रेन डलहौजी के काल में चली थी, लेकिन इन्होंने जो ट्रेन चलाई थी ना अपने हितों के लिए, कि भाई इन्हें कच्चा माल को इधर से उधर बेचना है, तैयार माल को इधर से उधर बेचना है, तो कम टाइम में ज़्यादा माल को पहुंचा पाए, इन्होंने किया था। तो सबसे पहले सैन्य यातायात तो रेलवे की विकास की बात किसने की थी, हार्डिंग ने। कब किया था, 1846 में। 1849 में पहली बार रेलवे लाइन कोलकाता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। देखो कोई भी हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रेलवे का विकास कैसे हुआ, 1853 में पहली रेल चली थी। 1853 में पहली रेल कहाँ पे चली थी, बम्बई से थाने के मध्य। जब पहली ट्रेन चली थी 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई थी भारतीय रेल। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल बम्बई से थाने के मध्य चली थी। उस टाइम पे मुंबई को क्या बोलते थे, बम्बई बोलते थे। अंग्रेजों की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई कैसे मिला था, बम्बई क्षेत्र को जीता किसने था, पुर्तगालियों ने। फिर पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो गया ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स से, तो उनको दहेज में क्या हुआ, बम्बई का क्षेत्र मिल गया। अब उन्होंने कहा कि बम्बई का क्षेत्र मेरे किस काम का है, हमें दहेज में तो मिल गया, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। समझिए उस टाइम की भारत की स्थिति। बम्बई क्षेत्र किसका है, भारत का है। जीता किसका, पुर्तगालियों ने जीत लिया। पुर्तगालियों ने जीत लिया, दहेज में पुर्तगालियों ने किसको दे दिया, पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया ब्रिटेन के राजकुमार को, और ब्रिटेन के राजकुमार ने किराए में किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये प्रोसेस चल रही थी उस टाइम के भारत की। अगर कभी भी आधुनिक भारत का मानता है तो मेरे मन में एक बात आती है कि आधुनिक भारत कैसा था। स्वतंत्र भारत पहले पूरा गुलाम हुआ, फिर पुनः स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से परतंत्रता, परतंत्रता से पुनः स्वतंत्रता की ही कहानी है आधुनिक भारत की कहानी। ट्रेन का पूरा सफर था। इस दौरान क्या हुआ था, 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल दुनिया का सबसे चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी। इसके बाद जब हमने ट्रेनों का विकास किया तो ट्रेन कैसे प्राइवेट सेक्टर के पास ही नहीं, तो पहली बार 1879 में लिटर के कार्यकाल में पूर्वी रेलवे को खरीदा गया था। पहले क्या हुआ था, रेलवे का विकास किसको दे दिया था, प्राइवेट कंपनियों को, कि भाई आप रेलवे लाइन बिछाइए, आप रेलवे का विकास करिए। जैसे वो हो जाता था उसके बाद सरकार क्या कर रही थी, खरीद रही थी। तो पूर्वी रेल को कब खरीदा गया था, लिटन के कार्यकाल में 1839 में पूर्वी रेल को खरीदा गया था। अच्छा, लिटन की बात आई तो लिटन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। लिटन की हम अच्छाई बताएं कि बुराई, देखो लिटन ने जितने काम किए सारे बुरे किए, तो लिटन की हम कुछ बुराई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बुराई, भाई 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उनको क्या कर रहा था, प्रतिबंध। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगने वाला पहला कौन सा था, सोम प्रकाश अखबार था जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा था। सोम प्रकाश अखबार था किसका, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। इसी लिटन महोदय ने क्या किया था, इसी लिटन महोदय ने 1878 में क्या किया था, आर्म्स एक्ट आए थे, जिसे हम भारतीय शस्त्र एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत क्या कि अब भारतीय क्या कर सकते, शस्त्र नहीं रखते। अच्छा, तुम शस्त्र लेकर घूम सकते हो, भारतीय अपनी सुरक्षा के लिए भी नहीं रख सकते। तुम खुलेआम तमंचा लेके घूमो, भारतीय नहीं रख सकते। कौन लाया था, लिटन लाया था। और बताए लिटन के बारे में एक और चीज, लिटन ने क्या किया था, जो आईएएस की परीक्षा थी, जो सिविल सेवा की परीक्षा थी, उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर लिया था।
ये न्यूनतम आई रही थी, ये मैक्सिमम आई थी कि मैक्सिमम आप 19 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर लीजिए। समझो, हमारे यहाँ पे तो 21 वर्ष में उनको IAS का फुल फॉर्म पता चलता है, 21 साल में तो पता चलता है कि भैया UPSC नामक परीक्षा भी होती है। जब दिल टूट जाता है तब पता चलता है कि नहीं, हम तो इंतकाम लेंगे UPSC की परीक्षा। इन्होंने लिटन भाई साहब ने क्या कर दिया, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये थे लिटल के काले कारनामे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाए थे, लिटन लाए थे। भारतीय शस्त्र एक्ट कौन लाए थे, लिटन लाए थे। लिटन महोदय ने क्या किया था, ICS की परीक्षा क्या 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी थी, 19 वर्ष। तो याद रहेगा ना कि लिटन के बारे में। और लिटन ने जितने भी बुरे कारनामे किए थे उनका पश्चाताप किसने किया था, रिपन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में और बहुत सारी चीज़ें रिपन ने बहुत अच्छे काम किए। जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते हैं, रिपन को। पहली बार 10 की जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। समझो, भारत में जितने पाप लिटन ने किए उन सारे पापों को धोआ था के रिपन ने। आगे देखते हैं, 1903 में कर्जन ने क्या किया था, थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड का गठन किया था। 1903 में पहली बार थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। तो कई बार पूछ लेता है रेलवे बोर्ड का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ था, तो कौन सा आयोग था, रॉबर्टसन आयोग की अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। अच्छा, लिटन की बात आई तो एक और चीज़ बता दें लिटन के बारे में। भैया, पहला दिल्ली दरबार 1877 में पहले दिल्ली दरबार का गठन भी लिटन के कार्यकाल में हुआ था। पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। अच्छा, भारत में कितने दिल्ली दरबार के गठन हुए, भारत में 3 दिल्ली दरबार का गठन हुआ है। पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में, किसके हुआ था, कर्जन के कार्यकाल में। इसमें क्या हुआ था, जॉर्ज अष्टम की सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। तीसरा दिल्ली दरबार का गठन सबको पता है 1911 में। 1911 में वायसराय कौन था, हार्डिंग था। हार्डिंग के कार्यकाल में तीसरे दिल्ली दरबार का गठन हुआ था, जॉर्ज पंचम और महारानी मैगिर के आगमन पर। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, अगर नहीं भी पढ़ी तो आप नोट्स बनाइए, PDF आपको मिलेगी अच्छे से, लेकिन तैयार कर लीजिए। अगर आपने इस सीरीज़ के सारे पॉइंट, इसके साथ साथ एक सीरीज चल रही है UP पुलिस कांस्टेबल की रामगढ़ सीरीज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि GK GS का कम टाइम में रिविजन करना है, तो सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। रेलवे का पहली बार विकास किसके कार्यकाल में होता, रेलवे का पहली बार विकास हुआ था भाई डलहौजी के कार्यकाल में। पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में चली थी, किसके कार्यकाल में, डलहौजी। लेकिन रेलवे का तीव्रतम विकास, दोनों पॉइंट समझिएगा, विकास तो स्टार्ट करवा दिया था डलहौजी ने, लेकिन रेलवे नेटवर्क की लाइनों का विकास, सबसे ज़्यादा तीव्रतम विकास किया था करजन भाई साहब ने। अच्छा, करजन भाई साहब के बारे में कुछ याद आया, हाँ जी, ये वही करजन भाई साहब है जिन्होंने 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन किसने किया था, करजन भाई साहब ने किया था। दूसरे दिल्ली दरबार का गठन किसने करवाया था, दूसरे दिल्ली दरबार का गठन भी आपके करजन भाई साहब ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। 1903 में जो रॉबर्टसन आयोग के नेतृत्व रेलवे बोर्ड का गठन किसने करवाया था, करजन भाई साहब ने। तो आज हमने लिटन भाई साहब के काम याद कर लिया और करजन के, ऐसे चीज़ों को याद करना है। इसके बाद देखते हैं 1921-20 में एकवर्थ आयोग बना था। एकवर्थ आयोग ने रिपोर्ट दिया कि हमें रेल बजट को आम बजट से अलग कर देना चाहिए। 1921-22 में एकवर्थ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। 1925 में हमने क्या कर दिया था, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। अब भाई 1925 से हम क्या कर रहे थे, रेल बजट को आम बजट से अलग ही कर रहे थे। पहले आप देखते होंगे कि रेल बजट अलग आता था, आम बजट अलग आता था, लेकिन 2016 में हमने क्या किया, विवेक देवराय की समिति बनाई। इसकी अनुशंसा पे हमने कहा भाई रेल को अलग क्यों कर रहे हो, जब आम बजट में हम कर सकते तो रेल को हम अलग से क्यों निकाल रहे हैं। तो 2016 में विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर रेल बजट का बजट हमने आम बजट में विलय कर लिया। अब भारत का रेल बजट अलग से नहीं आता। पहले क्या होता था, रेल मंत्री रेल बजट अलग लेके आता था, आम बजट अलग आते थे। 1947 में KC नियोगी की अध्यक्षता में रेलवे वित्त की जांच हेतु एक समिति का गठन भी किया था। एक बार लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई रेलवे वित्त की जांच के लिए समिति का गठन कब किया गया था। 1947 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी जी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा भाई। रेलवे बजट का आम बजट में विलय कब कर दिया गया था, 1924 से। 1924 से क्या हुआ था, रेलवे बजट अलग अलग पेश किए जा रहे थे। पहली बार पेश कब किया गया था, 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था।
21 सितंबर 2016 को सरकार ने रेल बजट और आम बजट का एकीकरण कर दिया। 1 फरवरी 2017 को 92 साल बाद एक साथ बजट पेश किया गया था। आखिरी बार रेल बजट किसने पेश किया था? तो आखिरी बार रेल बजट पेश किया था आपके मंत्री पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि 2016 में रेल मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल जी। तो आखिरी बार रेल बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि अब बजट किसके साथ आता है? आम बजट के साथ दिया। पहली महिला जिसने बजट पेश किया था, पहली महिला जिसने बजट पेश किया था वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी एक टाइम पर प्रधानमंत्री भी थी और उन्होंने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला हुआ था। तो पहली महिला जिसने बजट को पेश किया था, पहली महिला वित्त मंत्री, पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। पहली महिला जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री है कौन है? निर्मला सीतारमण जी। पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अभी आपकी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। 18वीं लोकसभा में कुछ मंत्री चेंज हुए, कैबिनेट मंत्री। 18वीं लोकसभा में कितने मंत्री बनाए गए हैं? हमारे संविधान में कितने मंत्रियों को बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, इन सब के एक अलग से वीडियो चैनल में सफलता सीरीज के अंतर्गत पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। नई संसद भवन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, 18वीं लोकसभा का कैसे, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, कितनी सीटों पर मतदान हुआ, निर्विरोध कौन जीता है, सर्वाधिक युवा कैबिनेट कौन है, ये सारी चीज़ों का अलग से वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। वीडियो कैसा लग रहा है, पॉइंट आपको कैसे लग रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये नॉलेज आपको कैसा लग रहा है, ये जो आपके लिए मेहनत की जा रही है आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दिया करिए। वीडियो को दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हो गया था। अगर 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू कब हुआ था? बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लागू हुआ था। द्वैध शासन को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? क्लाइव। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? भारत के पहले वायसराय बने थे कैनिंग। इसके बाद आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते? सिराज गोपालाचारी। मैंने कितने यहाँ पॉइंट लिखे, एक बार दोबारा से लिखो भैया। सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर बनते हैं क्लाइव। इसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? कैनिंग भाई साहब। कैनिंग आपके भारत के पहले वायसराय बनते हैं। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं आपके माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सिराज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। सिराज गोपालाचारी ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? सिराज गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, ध्यान रखिएगा। ये पहले क्या होते हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर दी थी। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अच्छा, चित्तरंजन दास गुरु किसके थे? चित्तरंजन दास गुरु थे आपके सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? कटक, उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना का गठन किया था? आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज के विरुद्ध कौन सा मुकदमा चलाया गया था? लाल किला का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, अब भैया 1772 में क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया था। तो इजारीदारी व्यवस्था की गई थी। इजारीदारी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग सिस्टम, जिसके तहत जो सर्वाधिक बोली लगाता था उसको भू राजस्व वसूली का ठेका दे दिया जाता था। उससे कहा जाता है भाई अब आपको क्या करना है? भू राजस्व की वसूली करना है। जैसे आप मान लीजिए ये मेरा एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैंने कहा कि हमें क्या करना है? टैक्स की वसूली करना है। तो एक व्यक्ति से कहा जाता था भाई वहाँ पे बोली लगती थी, जी चलिए बोली लगाइए कि आपको इस क्षेत्र में कितने लेना है। तो उसने कहा कि देखो हम ये क्षेत्र आपसे क्या कर रहे हैं? 10,000 में ले रहे हैं।
अब वो 10,000 में अगर बोली लगाता तो यहाँ से जाके क्या करता था, 15,000 वसूलता था। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही थी, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी और परेशानदायक थी। फार्मिंग व्यवस्था प्रारंभ कहाँ हुई थी, सबसे पहले बंगाल में। इसके तहत क्या करते थे, बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदारी स्थायी या इस्तेमारी व्यवस्था को लागू किया। अब देखो ये क्या कर रहे थे, कृषि से लगान वसूल है। कृषि से लगान के लिए 3 प्रमुख व्यवस्थाएं चलती हैं। एक आपकी स्थायी जमींदारी व्यवस्था चलती है, इसके साथ महलवाड़ी व्यवस्था चलती है, इसके साथ साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था। 3 व्यवस्थाएं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज की क्लास में हमने इतने सारे पॉइंट को डिस्कस किया, बाकी के पॉइंट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत हो किसी सब्जेक्ट के लिए, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई, जैसे आप लोगों का एक कमेंट आया था कि मैम ब्लड वाले टॉपिक को पढ़ा दीजिए, तो देखो ब्लड वाले टॉपिक का मैं बहुत जल्द वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप सबके कमेंट आ रहे थे, तो देखो करंट अफेयर के मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, उनको पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस लगातार चल रही, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं।